नमस्कार, मैं रंजन कुमार यूट्यूब क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आपके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सीटेट के एग्जाम में आपको उसका फ़ायदा मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर खास डेट यानी कि 8 जनवरी 2022 को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए मैथ कंटेंट्स के और मैथ पेडागोजी के। हम लोग उसको कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, पूरी डिटेल में करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रालेख, पाई चार्ट, औसत या आयत चित्र। तो आलेखीय निरूपण के लिए बेसिकली जो है आपको इनमें से चित्रालेख का प्रयोग किया जाता है, पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है या आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन औसत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि आलेखीय निरूपण के लिए औसत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। वर्ग में बदलने के बाद रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। तो पहले आयत था उसके पास, लेकिन इसको मोड़कर जो है ये वर्ग के रूप में बदल दे रहा है। तो सममित रेखाओं में क्या बदलाव होगा। तो सममित रेखाएं होती क्या है बेसिकली, पहले उसको समझिए। सममित रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसी रेखा जो किसी भी चित्र को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांट दे कि वो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, यानी कि मिरर इमेज। जब भी आयत की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें दो सममित रेखाएं हम लोग ले सकते हैं, जो कि आपको एक क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्वाधर होगा। लेकिन यदि वर्ग की बात करें तो इसमें जो है सममित रेखाएं जो है वो 4 होती हैं, एक क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और एक जो है ये डायगोनली इस तरह से जाएगा और दूसरा इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर जो है वर्ग में आपको 4 सममित रेखाएं होंगी। तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या होगा, रैखिक समिति की संख्या 1 बढ़ जाएगी, नहीं, यहाँ 2 बढ़ रहा है। तो रैखिक समिति की संख्या 1 घट जाएगी, ये भी नहीं। रैखिक समिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी। तो पहले 2 सममित रेखाएं थी, अभी 4 हो गई। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी। यदि हम लोग सममित रेखाएं की बात करें तो सबसे अधिक सममित रेखाएं होती हैं वृत्त में। यदि हम लोग किसी वृत्त की बात कर रहे हैं तो इसमें अनगिनत सममित रेखाएं होती हैं। प्रश्न सीटेट में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो होते हैं उनमें कितनी कितनी सममित रेखाएं होती है। तो आप जो है खुद से देख सकते हैं कि यदि हम लोग ए की बात करें तो ए में एक सममित रेखा है, उसी तरह बी, सी से लेकर जेड तक आप खुद से भी देख सकते हैं कि किस किस लेटर में कितनी कितनी सममित रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि आयताकार कार्ड की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इससे हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं। इसका परिमाप जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 20 और जोड़ 10, तो 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। यहां लिखने में दिक्कत हो रहा है। अब हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग जब हम लोग वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप होगा वह क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा,
तो 4 गुने 15 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों के परिमापों का अंतर यदि पूछा जा रहा है तो दोनों के परिमाप समान आ रहे हैं, तो अंतर यदि बोला जाए तो अंतर होगा 0 सेंटीमीटर। 60 में से 60 यदि घटाते हैं तो हमें मिलता है 0 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए, यानी कि वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में आपको यहां बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास। क्या ये वृत्त, ये सभी जो है वृत्त के भाग हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल हैं? तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्या तो वृत्त में होती है, केंद्र होता है, व्यास होता है, लेकिन कोण नहीं होता है। इसी प्रकार से अगला जो ऑप्शन है, परिधि, भुजा, त्रिज्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या होता है, परिधि भी होता है, लेकिन यहाँ भुजा उसमें नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन त्रिज्या, जीवा, परिमाप और भुजा। परिमाप और परिधि एक ही चीज है। परिधि जो है वृत्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और परिमाप जो है हम लोग बेसिकली 2D फिगर जो होते हैं जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब के लिए परिमाप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब है एक ही है। अगला ऑप्शन है परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। तो देखिए वृत्त के ये सभी भाग हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस और डायमीटर। तो आपका जो सही आंसर है वह है डी। अगला प्रश्न, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। यहां बोला जा रहा कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर, लेकिन पूछा जा रहा है 210 मिनट में। तो हम लोग 1 घंटे को जो है मिनट में बदल सकते हैं। 1 घंटे कहने का अर्थ क्या है, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में दूरी कितना तय हुआ, 16 किलोमीटर। 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, तो 16 और भागा 60, इतना किलोमीटर। अब पूछा जा रहा 210 मिनट में, तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, तो 16 बटा 60 और गुने 210। यहां से एक जीरो कट गया, 2 से हमने काटा तो 2 से 3 बार और 2 से 8 बार, 3 से 7 बार में, 8 7 जा 56। तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, 56 किलोमीटर। ये जो हमने सॉल्व किया है इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, एकांकी नियम। या यदि आपको निकालना हो कुछ भी चीज तो आप हमेशा उसको जो है दाहिने तरफ रखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहा जाए कि 3 पेन का जो है कॉस्ट है वह है 15 रुपए। यदि आपको 15 पेन का अगर दाम पूछा जाए तब क्या होगा, तो पहले जब 3 पेन का दाम अगर दिया हुआ है तो पहले आप 1 पेन का दाम निकालिए और फिर उसके बाद 1 पेन का जो है दाम यदि पता चल गया तो आप 15 पेन का जो है दाम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो आपको जो भी चीज निकालने के लिए कहा जाए कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी को हमेशा आपको किस तरफ रखना है, राइट साइड में। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूनिटरी मेथड में कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है फिर से, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। एक आयताकार आकार बना दिया उसने और इसको जो है 10 ऊर्ध्वाधर आयताकार पट्टियों में बांटती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर उसके बाद वह उसने 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। 3 पट्टियों में मान लिया जाए एक पट्टी, चलिए इसे रेड कलर से ही ले लिया जाए, क्या दिक्कत है। यदि हम अंडू कर दें, यहां से हमने इसे रेड कलर कर दिया, माना इस पट्टी को रेड कर दिया गया, इससे भी रेड कर दिया गया और इसे भी रेड कर दिया गया।
तो 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। क्षैतिज रेखाएं करने का मतलब अब वह जो है इस प्रकार से काटती है 10 भागों में, 1 2 3, इस प्रकार से उसने 10 भागों में बांट दिया। तो जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि 10 भाग में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल और 10 भाग में हॉरिजेंटल काटा गया। तो 10 गुने 10 यानी कि 100 भागों में यह बट गया। अब प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां 3 पट्टी जो है वो लाल रंग से रंगी हुई है, यानी कि 3 गुने 10 पट्टियां जो है वो रंगी हुई हैं। तो बिना रंगी हुई कितनी पट्टियां हैं? तो बिना रंगी हुई पट्टियां हैं 70 और कुल कितने भाग थे? 100। तो भिन्न निकालना कि कौन सा भिन्न दिखाता है जो रंगा नहीं है। तो रंगा हुआ जो भाग नहीं है वह भिन्न क्या है? 70/100। यहां से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7/10 यह जो है आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। पढ़ना भी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से जो है जीके जीएस का जो है ज्ञान बढ़ता है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। किसी खास दिन उसने 2 घंटे 55 मिनट में ही अखबार पढ़ लिया। उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा? अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2 घंटे 55 मिनट उसने अखबार पढ़ने में लगाए उसमें सेकेंडों की संख्या कितनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि 2 गुने 60 यह मिनटों में बदल गया। फिर से जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सेकेंड में बदल जाएगा। तो 2 घंटे को तो हमने सेकेंड में बदल दिया, अब 55 मिनट को भी सेकेंड में बदलना है। तो 55 को भी फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1 सेकेंड। पचपन को 60 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह भी सेकेंड में बदल जाएगा। अब यहां पर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 6 गुने 6 36, 36 दूनी 72 और 1 2 0 और यहां पर 1 0 6 5 30 0 3 6 5 30 33 0 0 3 2 5 और 7 3 10। कहने का मतलब है कि 10,500 घंटे जो है उसने अखबार पढ़ा, जो कि आपका ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। सीटेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हमारे जो भी वीडियोज हैं उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया, नंबर सिस्टम हो या फिर LCM HCF हो, 2D हो, 3D हो, तो उन सबको जो है आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे विथ कॉन्सेप्ट, मैथ के क्वेश्चंस एंड पेडागोजी को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसका सही उत्तर आपको मिल गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। घन, पूर्ण घन होता क्या है? तो पूर्ण घन ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 के जोड़े में हो, उसे हम पूर्ण घन कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 25 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें देता है 5 × 5। 36 को करेंगे तो 4 9 जा, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 9 को 3 × 3। अब यहाँ देखिए ये जो है 2 के जोड़े में है, तो ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन नहीं है। यहां भी जो आपको 2 और 3 जो दिख रहे हैं ये भी आपको 2 के जोड़े में है, ये भी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन नहीं है। अब यहां देखते हैं 64 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 का जोड़ा और ये भी 3 का जोड़ा, तब हम कह सकते हैं कि 64 जो है पूर्ण घन है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 81 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 9 जा 81 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और फिर 9 को 3 इंटू 3। अब यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन तो रहा है लेकिन एक 3 जो है अकेला बच जा रहा है, तो हम इसे पूर्ण घन नहीं कहेंगे, इसे हम पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। यहाँ 3 का जोड़ा और यहाँ 3 का जोड़ा, तो इसे भी हम पूर्ण वर्ग कहेंगे, पूर्ण घन नहीं। तो पूर्ण घन कौन है? आपका जो 64 है वह है पूर्ण घन। आपका सही आंसर हुआ 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि 10 बजे रात से लेकर 6 बजे तक वो सोता है, तो सोने में कुल समय कितना लिया उसने? सोने में ये ले रहा है आपको 8 घंटे। तो 8 घंटे 24 में से जब 8 घंटे को घटाते हैं हम, तो आपको जो बचेगा वह बचेगा 16 घंटे। तो ये सोने के बाद का है, सोने के अलावा जो है उसके बाद जो समय बच रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। 8 घंटे वो सो रहा है, यानी कि सोने के अलावा इसके पास 16 घंटे और बच रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, दिन का 1/8 भाग यानी कि 24 का 1/8 भाग वह खेलने में व्यतीत कर रहा है। तो कितने घंटे ले रहा है वह? 3 घंटे खेलने में, इसी प्रकार 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत कर रहा है। तो 24 घंटे का 1/6 भाग पढ़ने में, यानी कि 4 घंटे पढ़ने में। तो उसके पास समय कितने बचते हैं? तो आप सोने में देख सकते हैं कि 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कुल समय 8 घंटे प्लस 3 घंटे खेलने में और प्लस 4 घंटे पढ़ने में। तो 8 3 11 और 4 15 घंटे तो उसने गुजार दिए। अब अन्य गतिविधियों में वो कितना समय दे पाएगा? तो अन्य के लिए जो है समय लगेगा, उसके पास समय बचेगा। ये 24 में से जब 15 को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने समय बचते हैं अन्य गतिविधियों के लिए, यानी कि 9 घंटे जो है उसके पास बचते हैं अन्य काम के लिए। तो जो भिन्न होगा वह हो जाएगा 9/24। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 अठे 24, 3/8 भाग जो है वह जो है अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो सही उत्तर जो है आपका है ऑप्शन डी, 3/8 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयाँ 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। 1 मीटर का 4/5वां और 5/7वां, तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग क्या है? तो हम देख सकते हैं कि 1 मीटर का 4/5वां भाग, तो 1 गुने 4/5, 4/5 मीटर। और जो दूसरी है रेखा, उसका जो है चोटी वो कितनी लंबी है? 5/7वां, तो 5/7 मीटर। अब दोनों की चोटियों का योग, तो योग कहने का मतलब दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 4/5 और जोड़ 5/7। तो जब भी भिन्न का हम लोग योग करते हैं तो क्या करते हैं कि हरों का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 35, 5 से डिवाइड किया 7 टाइम्स में, 7 4 जा 28 और प्लस जब 7 से डिवाइड किया 5, 5 5 जा 25। यहाँ से हमें मिलेगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 और बटा 35। इसे हम लिख सकते हैं 35 से भाग दिया तो एक बार में, और बच जाएगा आपका कितना? 35 18 और बटा 35 मीटर।
ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है आपका ऑप्शन बी 1.18/35 यानी कि 1 होल 18/35 मीटर। इस तरह के भी प्रश्न बहुत बार सीटेट में पूछे गए हैं। तो इन सब प्रश्नों को जो है आप लॉजिक के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि 10, फिर घटाया जा रहा है 10, फिर 10 जोड़ा जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, और यह क्रम जो है चलता जा रहा है। का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है? यहां ध्यान देना है कि पदों की संख्या जो है सम है या विषम है। यदि सम बोला जा रहा है तो चलिए हम लोग सम संख्या ले लेते हैं। चलिए 2 पद यानी कि सम संख्या है 2, इसके बाद 4, 6, 8। तो हर बार हम देखते हैं कि 10 में से 10 को जब घटाया जाएगा तो यह हमें मिलेगा 0। फिर यहाँ फिर 2 पद को लिया जा रहा है तो 10 में से 10 गया 0। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं 2 पद, 4 पद, 6 पद, इस तरह से आप ले सकते हैं सिंपल समझने के लिए। तो जब भी मैंने सम पदों को लिया तो हर बार 0 आ रहा है। तो 0 + 0 + 0 ये जितनी बार जाए सम पदों में तो हमेशा मिलेगा आपको 0, यानी कि इसका योग क्या होगा 0, ऑप्शन सी। तो इस तरह के प्रश्न को आप लॉजिकली सॉल्व कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप एपी और का फॉर्मूला आप अप्लाई करने लगिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गांव का नाम है A, B, C, D और एक दिन की मजदूरी A गांव में है 185, फिर B में 125, 93, 87 इस तरह से दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जगत गांव A में 105 दिन काम करता है और रेनू गांव C में 180 दिन काम करती है। कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने? तो हम देख सकते हैं कि जगत यदि गांव A में 105 दिन काम करता है तो 185 रुपए के हिसाब से उसकी कुल मजदूरी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि 185 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार रेनू जो है गांव C में काम कर रही है और गांव C में उसके एक दिन की मजदूरी है 93 और काम कितने दिनों कर रही है 180 दिन। तो कुल मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 185 और 105, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 40, 42 की 2 हाथ में 4, 5 4 9, 0 0 0 और 1 से किया तो 5 8 1, 5 2 9 5 14 की 4 हाथ में 1, 8 1 9 1। इसका जो मजदूरी मिल रहा है वह 19,425 रुपये। और इसी प्रकार रेनू का 180, 18 को ही 93 से किया जाए फिर 0 बैठा दिया जाएगा तो 8 से 24 की 4 हाथ में 2 3 और 2 5 9 से 8 9 से 72, 72 की 2 हाथ में 7 9 और 7 16। तो 4 5 2 7 6 1 और 1 0 हमने बैठा दिया तो 1 6 7 4 0 यानी कि 16,740 रुपये। तो क्लियर दिख रहा है कि जगत को जो है मजदूरी ज़्यादा मिला। और कितने से मिल रहा है तो करना क्या आपको घटा देना है। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 3 तो 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ तो 0। तो 2685 रुपये जो है ज़्यादा मिल रहे हैं किसे जगत को। तो जगत व रेनू से 2685 ज़्यादा कमाता है। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। जगत ज़्यादा कमा रहा है और 2685 रुपये ज़्यादा कमा रहा है रेनू से। सीटेट में बहुत सारे प्रश्न जो है लॉजिक वाले भी रहते हैं तो उनको जो है आप जो है दिमागी कसरत करके भी हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न जो है हार्ड ही होता है। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखेंगे तो कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे प्रश्न आप देख कर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। 6 दशांश यानी कि 1 and 6/10
इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में डाला भी था नंबर सिस्टम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक कहने का मतलब है एक पूर्णांक, पूरा पूरा एक, और 6 दशांश बोलने का मतलब 6/10, 6/10। इसको पढ़ते ही हम लोग 6/10, 6 दशांश। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 0.6, इसका मतलब होता है 1.6। तो आपका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन, अच्छा यहाँ उल्टा हो गया है, 1.6 होगा आपका सही आंसर। ये बी और डी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ उल्टा हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन शतांश और दशांश इन सब के लिए थोड़ा सा समय लेकर इसको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। यदि हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि 2.3456, इतना ही हम लोग लेते हैं। तो चलिए इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, ये 2 जो है पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक। लेकिन दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है वह जो होता है भाग होता है, पार्ट होता है। तो पहला जो दशमलव के बाद जो अंक होता है वह कहलाता है 10th, यानी कि दशांश, 10वां अंश। यदि इस 3 को बोला जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 3/10। इसी प्रकार 4 की अगर हम लोग बात करें तो 10 के बाद आता है 100, यानी कि शतांश, 100वां अंश। तो 4/100 हो गया इसका मान। इसी प्रकार यदि 5 की बात करें तो 5 होता है, ये हो जाएगा 10,000 अंश, 100 के बाद हजारांश, 1000वां अंश, हजारांश। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 और बटा दशमलव के बदले 1, और जितने अंक हैं उतने 0। इसी प्रकार 6 की बात करें तो 6 जो होगा वो होगा 10,000 अंश, 6/10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो 2 तरह के क्रम होते हैं, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग। तो आरोही क्रम में होता क्या है, आरोही क्रम में होता है कि नंबर जो है बढ़ते क्रम में लिखा जाए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे छोटा नंबर लिखना होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से सबसे बड़ा अंत में लिखना होगा। लेकिन वही अवरोही क्रम, औ लगने का मतलब ही होता है कि निगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। अवनति मतलब कि डिग्रोथ, औ का मतलब निगेटिव। आप ऐसे भी समझ सकते हैं डिसेंडिंग, डी जहां पहले लग जाता है तो इसका मतलब निगेटिव सेंस में लिया जाता है। डिक्रीज, डिग्रोथ, डीके। तो हम लोग देखते हैं कि आरोही क्रम में यहां पर चारों में से कौन सा है जो लिखा गया है। तो आपको इसको मिलाने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो सबसे सटीक तरीका क्या है कि आप दशमलव के बाद के जो है जितने भी डिजिट हैं सबको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ जो 2 अंक है इसके बाद एक 0 बैठा दीजिए। यहाँ यदि एक अंक है तो 2 0 बैठा दीजिए। यहाँ 3 है ही, यहाँ 2 है तो यहाँ एक और 0 बैठा दीजिए। अब सभी में जो है डेसिमल के बाद के डिजिट जो है सेम हो गए हैं। अब कंपेयर करना शुरू कीजिए। तो 0 है, 8 है, तो ये जो है छोटा है, 8 पॉइंट समथिंग जो भी हो वो बड़ा होगा। फिर इसके बाद अब देखिए 8.060 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 060 है, यहाँ 066 है, अभी भी ये बड़ा है। आगे देखिए तो आगे यहाँ पर है 8.066, लेकिन यहाँ आ जा रहा है 8.006। अब यहाँ जो है ये नंबर आप ऐसे सिंपली देख सकते हैं कि 66 और 6 कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पर जो साइन है ये उल्टा लग गया, ये उल्टा लग गया तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये आरोही क्रम में नहीं है। इसी प्रकार आप इन सबको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 0.866, 8.006, अभी भी ये बड़ा है। 8.066, अब यहाँ पर जो है फिर ये बड़ा है। फिर यहाँ हम बोल सकते हैं
एक जीरो और बैठा दिया हमने तब, तो 066 है, यहाँ 060 है, तो ये तो छोटा हो गया तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ है 0.866 और 8.006, तो ये तो बड़ा हुआ। अब यहाँ से फिर से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट सेम करते हैं, तो 006 है, यहाँ 060 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 60 है, क्लियर है कि बड़ा है। फिर 60 है और यहाँ 66 है, अभी क्लियर है कि बड़ा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने इसे बड़ा कर दिया, नंबर ऑफ डिजिट सेम कर दिया, तो यहाँ 066 है, यहाँ 600 है, तो क्लियर है कि ये बड़ा है। इसी प्रकार अब आखिरी, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम 3 कर देते हैं, यहाँ है 8 और यहाँ 80 है, तो क्लियर है कि यह बड़ा है। देखिए यहाँ सभी जो है साइन जो है एक ही तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये छोटा इससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा, या इनकी सही आंसर आपका यही सी है। आप इस प्रकार से डी को भी आप मिला सकते हैं, तो डी आपका गलत निकल जाएगा। आरोही और अवरोही क्रम में नंबर दिए गए हैं, तो आप जो साइन लगाते हैं इन साइनों में लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिधर छोटा मुंह है उधर छोटा नंबर रहेगा और जिधर बड़ा मुंह है उधर बड़ा नंबर रहेगा। हम लोग इस तरफ से पढ़ते हैं कि ए इज लेस देन बी। इसी प्रकार यदि मान लिया जाए पी इज ग्रेटर देन, बड़ा मुंह है क्यू, तो लेस देन का साइन है यानी कि छोटा का और वो है बड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्याऊं खेल को खेलने के लिए, म्याऊं खेल, यहाँ बिल्ली से संबंधित जो है ये प्रश्न पूछा गया। म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, तो खेल क्या है? एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जैसे कि 7वें नंबर पर जो खिलाड़ी आ रहा है या 7 से भाग होने वाली संख्या, जैसे कि 14, 21, 28, 35, तो वैसे खिलाड़ी का जब नंबर आएगा तो वह जो है वो बोलेगा म्याऊं, म्याऊं कहेगा। तो जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अब जिसे याद नहीं है, जैसे किसी ने कहा 5, अगला खिलाड़ी बोलेगा 6, उसके बाद 7 बोलेगा, लेकिन उसको कहना क्या है? म्याऊं। इसी तरह 13 के बाद जो 14 नंबर आएगा यानी कि 7 से जो भाग लग रहा है उसे कहना है म्याऊं। गलती से उसने जल्दीबाजी में 13 के बाद 14 बोल दिया तो वो खेल से बाहर हो गया। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना होगा? अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में 3-3 नंबर का जो है ग्रुप दिया गया है। अब किस ग्रुप में म्याऊं बोलना होगा? तो म्याऊं उसको ही बोलना होगा जो 7 से पूरी तरह से कट जाए। तो हम क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं को 7 से विभाजित करके देखेंगे। अगर तीनों ही विभाजित हो जा रही हो जाएंगे, वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए 7 से काटा जाए, तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 1 बच गया 14, तो 7 दूनी 14 ये कट जा रहा है। 7 दूनी 14, 5 बच गया, 5 और 2 हो गया 52, 7 से नहीं कटेगा तो यह नहीं कट रहा है, यानी कि इसमें म्याऊं आपको नहीं बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 दूनी 14, 7 एकम 7 कट जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 4 बच गया 47, 7 के टेबल में 47 नहीं आता है, यह नहीं कटेगा, तो यहाँ भी आपको म्याऊं नहीं बोलना होगा। अब यहाँ देखिए 7 और 7 6 13, 6 बच गया, 6 और 3 63, 7 9 63, यह कट जा रहा है। 7 से 7 दूनी 14 बच गया 1, 1 4 14, तो यानी कि 7 दूनी 14 यह भी कट जाएगा। 7 से 7 दूनी 14 बच गया 6, 6 और 3 63, 7 9 63, यह भी 7 से कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है कि इन तीनों नंबर को आने पर जो है खिलाड़ी को म्याऊं बोलना होगा, तो बोलना होगा, तो यही आपका सही उत्तर होगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो 7 से अगर तीनों कट जाएगा तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर 7 एकम 7 बच गया कितना 5, 56, 7 और 56, यह तो कट रहा है। 7 दूनी 14, 2 बच गया 22 हो गया, 7 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत होगा। सही आंसर ऑप्शन सी। अब अगला जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो पेडागोजी का हो रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पेडागोजी का पहला प्रश्न क्या था।
निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? रचनात्मक कक्षा। योग की परिकलन संबंधित समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहे हैं, या शिक्षक ने श्याम पट पर विविध गणितीय पहेलियों को लिखा है और छात्र बारी बारी से एक एक करके उन्हें श्याम पट पर हल कर रहे हैं। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिन तारा लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए यानी कि व्यस्त रखता है। या शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डीन्स ब्लॉक के उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है और छात्र दिए गए अनुदेशों के चरणों को लिखने में व्यस्त है। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए रचनात्मक कक्षा क्या होता है कि बच्चे को जो है वो प्रैक्टिकली समझाया जाए, जो शिक्षण हो वो बाल केंद्रित हो। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर जो हो रहा है वो आपका सी हो रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल या गिन तारा, इन सब को लेकर आकर जो है बच्चे को जो है प्रैक्टिकली उनको जो है सिखा रहे हैं, उनको व्यस्त रख रहे हैं और उससे जो है बच्चों को स्थानीय मान निकालने में मदद मिल रहा है। तो देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है वो बच्चे के दिमाग में सीधा असर करती है। तो आपका इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? हाथ की बालिश्त यानी कि बित्ता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना, या दर्शाना कि 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक समान है। शब्द समस्या कि यदि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी को हल करना, या फिर 1/2 जोड़ 1/3 को भाग देना है 1/2 जोड़ 1/3 से को हल करना। तो देखिए कक्षा 3 के बच्चों को जो है वह जो है इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, उनके अधिगम में यह शामिल अभी नहीं होता है। आप आसानी से उनको समझा सकते हैं कि पतंग की डोरी है उसको जो है आप बित्ते से नाप सकते हैं, या उनको पहाड़ा पढ़ाया जाता है तो 2 गुने 4 और 4 गुने 1 जो है 4 गुने 2 जो है एक समान है, उनको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। या एक चॉकलेट की कीमत पता है कि 5 रुपए है तो 3 चॉकलेट की कीमत उन्हें आसानी से निकालना बताया जा सकता है। लेकिन कक्षा 3 के बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो यह प्रतिफल नहीं हो सकता। तो सही उत्तर जो होगा आपका होगा ऑप्शन डी। ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये कक्षा 3 के अधिगम में शामिल है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है कि पानी से पूर्ण भरे हुए गिलास में 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा, या 1/2 का अर्थ क्या है, या आप एक सेव को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए पहले आपको समझना होगा कि शिक्षक यदि बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनके पूर्व ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान को मिलाकर जो है उन्हें पढ़ाना होगा। जैसे धीरे धीरे बच्चे 1 से 2 में आते हैं, फिर 3 में आते हैं, तो उनका जो है लेवल धीरे धीरे मैथ का बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग अगर बात करेंगे कि कक्षा में भिन्न का परिचय देना है तो उनके पहले पूर्व ज्ञान को भी देखना है और फिर जो है उनको प्रैक्टिकली इस तरह से बताना है कि उनके दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। तो यहाँ आपका सबसे सटीक जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कि आप एक सेव को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। तो आप बच्चों के सामने आप सेव रख दें और उनको बोले कि आप इसे जो है 4 दोस्तों में आप बांट लें, तो बच्चे जो है उसको प्रैक्टिकली जो है उसको आधा करेंगे, फिर उनको आधा आधा करके बांटेंगे। तो ये पहले उनका ज्ञान है कि पहले किसी चीज़ को आधा करना है, फिर उसके बाद उसको भी आधा आधा करना है। तो पूर्व ज्ञान को और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को मिलाकर ही उन्हें पढ़ाना है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं देना,
या प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, या बच्चों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने पर महत्व देना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी कि प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। बच्चे को जो है उसको निरंतर फीडबैक देना चाहिए। इसी कारण से जो है अभी स्कूलों में जो है SA1, SA2, FA1, FA2 का एग्ज़ाम लिया जाता है कि समय समय पर जो है उनको जो है अपनी तैयारी का, अपनी पढ़ाई का जो है फीडबैक मिलता रहे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी कि प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में किस या किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप दुपट्टे से या रंगोली से फैक्टर या मल्टीपल कैसे पढ़ा सकते हैं? तो यह तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। शेप्स एंड पैटर्न। अब देखिए यहाँ जो है अलग अलग चित्र, रंगोली के चित्र लेकर आए हैं और प्रिंटेड दुपट्टे हैं, तो इससे जो है आकृति और पैटर्न का हमें बोध होता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप उससे भिन्न को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। या प्लेस वैल्यू इससे आप कैसे पढ़ा सकते हैं? सिंपल सा चीज़ है कि रंगोली के चित्र हैं तो अलग अलग आकार के होंगे, प्रिंटेड दुपट्टे हैं तो वो किस पैटर्न में प्रिंटेड हैं। तो सिंपल सा थिंकिंग है कि शेप्स एंड पैटर्न से रिलेटेड ये सारे जो वस्तु हैं, ये साधन हैं, ये टीचर लेकर आए हैं कक्षा में। तो जो सबसे सटीक उत्तर है वह है आपका आकृति और पैटर्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है? पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई मापना, या दशमलव संख्या का निकटतम कराना, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, या एक वर्ष में रविवारों की संख्या का अनुमान लगाना। यहाँ प्रश्न अब गौर से देखेंगे, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है? तो जो सबसे सटीक उत्तर है इसका है कि पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। यहाँ पर जो है आपको कीमत पता नहीं है कि पार्टी में खर्च कितना होगा, तो यहाँ जो बच्चे हैं संभावित कीमत लगा रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने के लिए सबसे सटीक अभ्यास कौन है? पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। तो अगला प्रश्न आपके सामने, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। सही कथन है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। नहीं, यही आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि गणित की अवधारणाएं जो होती हैं तर्क संगत होती हैं। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अयु विभाजन भाग की सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। पहला, श्याम पटपथ पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना। दूसरा, विभाजन की संभागी संरचना यानी कि इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना। कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित करना। अब अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। अब इनकी सहायता करना है तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा पहले कि कंकड़ों और कंचों को समान संख्या में समूहों में व्यवस्थित करें। फिर विभाजन की संभागी संरचना को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझना, यानी कि पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, फिर
सेकेंड आएगा। और फिर उसके बाद श्याम पट पर उस चीज़ को समझाइए कि हाँ इस तरह से हमने बांटा है, कितने भागों में बांटा है। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के बाद बच्चे को जब थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है तो उसके बच्चे के दिमाग में जल्दी वो चीज़ पैठ बनाती है। तो सही उत्तर जो होगा आपका होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है कि छात्रों को नक्शे पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए कहना, या छात्रों को यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन सी है कि छात्रों को एक ही आकृति जैसे कि वर्ग, वृत्त इत्यादि को विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना, या चौथा ऑप्शन आपके सामने कि छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना जिसमें भिन्न कक्षों का सापेक्षित आकार बना रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि यदि अधिगमकर्ताओं को यानी छात्रों को मानचित्र और दिक् स्थान संबंधी अगर समझ को बढ़ाना है तो उनको जो है उनके स्वयं के घर को कागज पे बनाने के लिए कहें, ताकि जो है उनको जो है चित्र का ज्ञान हो सके। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। वैन हेले, यूरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या एम न्यूमैन। तो सही उत्तर है आपका वैन हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के बारे को लेकर हम लोग एक वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गणित मात्र अंक गणित है? नहीं। गणित कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। गणित जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, या प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। 2005 का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग के प्रश्न में 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा 7 6 13 8 + 1 9। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन, यह छात्रों द्वारा दी गई एक साधारण त्रुटि है और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर इसका सुधार किया जा सकता है, या अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि को श्याम पट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और छात्रों को चरणों को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, या छात्र को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरण दिखाए जाने चाहिए और उसे हल करने के लिए समान प्रकार के यस और प्रश्न दिए जाने चाहिए, या योग के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि जोड़ने में पुनर्समूहीकरण जब हम जोड़ते हैं और हासिल जो है हम अगर को आगे ले जाते हैं तो इस चीज़ को बच्चे को समझाना होगा। जोड़ में पुनर्समूहीकरण जो है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आगमनात्मक, निगमनात्मक, या समस्या समाधान, विश्लेषण संश्लेषण, या ड्रिल और अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है ड्रिल और अभ्यास। यह जो है वो शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। ये सारे जो है शिक्षण उपागम से संबंधित है। इसके अलावा हार्लिस्टिक विधि भी जो है इससे संबंधित है।
ड्रिल और अभ्यास जो है आपका सही उत्तर है, जो कि उपागम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या सत्र अंत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण या पोर्टफोलियो। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सत्र अंत परीक्षा। इसे हम रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सारे जो हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है कि विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, या 5 के गुणन पता करने के लिए समप्लाव गणना यानी कि स्किप काउंटिंग छोड़कर, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, या विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग एक ही परिमाप वाले अलग आकार को ढूंढकर जो है हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार 8 जनवरी 2022 को सीबीटी में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को हमने किया। मैथ कंटेंट के 15 क्वेश्चन और पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। अभी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर हम लोग आप तक आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियोज हमारे चैनल के हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐप के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और सीटेट रिलेटेड जो भी वीडियोज हमारे ऐप पर हैं वो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और जो भी फीडबैक हो कृपया हम तक हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोग अपने आप में कुछ सुधार करके आप तक और भी अधिक अच्छी तरह से वीडियोज़ को लेकर आएँ, जिसका आपको फ़ायदा मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।